को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो कि बिहार इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। आप जानते ही हैं अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार को लेकर जो है वो महागठबंधन का क्या कुछ प्लान हो सकता है, कांग्रेस किस तरीके से क्या सोची समझी राजनीति के तहत राहुल गांधी जो है वो बार्गेनिंग पावर को अपनी बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से जो सीटों पर फैसला है, उम्मीदवारों पर फैसला है वो हो सकता है, गठबंधन की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पलायन, बेरोजगारी, वही 150 से ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मांग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी 70 सीटों से ज्यादा की डिमांड कर दी है। ऐसे में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ सकती है, उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अहमदाबाद में आज कांग्रेस का अधिवेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और 64 साल बाद मोदी के घर में कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ये अधिवेशन हो रहा है। ऐसे में क्या वहां से जो बिहार की राजनीति है उसको एक नई दशा और दिशा मिल सकती है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। गुजरात में कांग्रेस का महाजुटान चुनाव से पहले महागठबंधन में क्या बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि महागठबंधन में अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आगे भी सब कुछ सही चलेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो भी गेस्ट का जुड़ेगा। हम आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जो है वो जुड़ेंगे, अनामिका पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, महेश दास प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी, असफर अहमद प्रवक्ता कांग्रेस और प्रेमचंद सिंह जी जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज 24 पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं सौरभ आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है 64 साल बाद, जो ये महाधिवेशन उस पर सबकी नजर है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, क्या कांग्रेस जो बिहार की दशा और दिशा है वो इस महाधिवेशन से तलाश सकती है न्याय पथ, इसको नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसमें भी काफी हद तक तब्दीली करेगी, क्या देखते हैं आप? ये बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे और करीब 2.5 महीने में राहुल गांधी की ये तीसरी बिहार दौरा था इनका। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने संबोधित किया बिहार की जनता को, या यूं कहें कि जो कार्यक्रम था संविधान बचाओ सम्मेलन, उसमें जो लोगों को उन्होंने संबोधित किया, उसमें उन्होंने अपनी रणनीति यानी कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, किस दिशा और किस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी, इसका उन्होंने खुलासा कर दिया। राहुल गांधी ने सबसे पहले माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के लिए जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी पार्टी को करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे वो सारा काम मैं करूंगा, हमारी पार्टी करेगी, जो अब तक हम लोगों ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के लिए नहीं किया। मतलब साफ था कि अब पार्टी जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक को लेकर आगे बढ़ेगी। ये मतलब क्लियर हो गया था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये कहा कि अब तक यानी इससे पहले जब भी बिहार में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी तो उसमें 2/3 से ज्यादा जो संख्या थी वो सवर्णों की होती थी, लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया है। इस बार सवर्णों की संख्या 40 में मात्र 14 है, यानी 2/3 जो संख्या है वो पिछला, दलित, पिछला, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की है। यानी राहुल गांधी ने रणनीति सेट कर दी है बिहार में। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि बिहार के जो लोग हैं वो देश की राजनीति को देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी होती है बदलाव का, यानी बदलाव की शुरुआत जो है वो बिहार से ही होती है। तो उन्होंने अपील भी किया है, उन्होंने अपील भी किया बिहार के लोगों से कि मैं चाहता हूं इस बार बदलाव की शुरुआत जो है वो बिहार से है। मतलब साफ था कि 2025 तस्वीर सामने आई थी कल जब राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से अपील करूंगा कि व्हाइट टी शर्ट पहनकर आए, ये बिहार के इमोशंस जो है उसको दिखाएगा। उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई।
तो कहीं ना कहीं युवाओं से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, तो अति पिछड़ा 36% है लगभग बिहार में, दलित 19.65% और वही मुस्लिम की संख्या भी 17.70% है। यानी एक बड़ा तबका है जिससे राहुल गांधी जुड़ने की बात कर रहे थे। अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई की बात राहुल गांधी यहाँ करते नजर आ रहे थे। सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। इस बीच में अपने तमाम मेहमानों को जो है वो भी डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। रामिका पासवान जी, बीजेपी के प्रवक्ता महेश दास जी जेडीयू, आरजेडी से अरुण यादव, कांग्रेस से असफर अहमद। और असफर अहमद साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस की बात हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस, देखिए ये तो अब काफी हद तक क्लियर हो गया है कि बार्गेनिंग पावर जो है वो मजबूत करने के लिए कांग्रेस पदयात्राओं का सहारा ले रही है। पिछले 3 महीनों में जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तीसरा दौरा राहुल गांधी का ये रहा है। लेकिन ये भी तो जो रियल पिक्चर है, लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा उन विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसको देखकर तो तेजस्वी यादव इस मूड में नजर नहीं आ रहे कि बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिले। आपके बार्गेनिंग के लिहाज से कांग्रेस काम कर रही है, ये गलत है। बार्गेनिंग के लिहाज से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जो मजलूम है, जो कमजोर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए लड़ रही है। ये जो पदयात्रा हो रही है, थोड़ी सी के लिए पदयात्रा हो रही है, ये तो जो बेरोजगार हैं उनके लिए हो रही है, जो पलायन कर रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह, मजबूरी में रह रहे, वो शौक में नहीं रह रहे। अपने माँ बाप को यहाँ अकेले वो मजबूरी में छोड़कर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। वो तो कांग्रेस उसके लिए लड़ रही है। ठीक, लेकिन बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं होती है। पदयात्रा पहले भी हुई है क्या? कन्हैया कुमार एक युवा चेहरे के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो वो दिल्ली चुनाव में सक्रिय थे। तो यात्रा तो पदयात्रा ही थी ना। पदयात्रा है, पदयात्रा करेंगे हम लोग, मिलेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, निदान करेंगे, लगेंगे, लड़ेंगे उनके लिए, वही कर रहे हैं। दिस इज नॉट द मैटर अबाउट बार्गेनिंग एंड ऑल। चीज तो बात की चीज है। वो पहले हम अपना अस्तित्व तो खड़ा करें, हम तुम्हारे लिए हैं, आई एम फॉर यू। किसी भी चीज की जरूरत होगी, मैं हूं आपके लिए। लेकिन असफर साहब, अब सवाल ये भी तो खड़ा होगा कि अभी तक क्यों नहीं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने अक्टूबर नवंबर में माना जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे हमारे सहयोगी सौरभ जी ने बताया कि उन्होंने पहले माफी भी मांगी कि वो अभी तक नहीं काम कर पाए। गई तो बात गई, मान लीजिए कि हो सकता है उससे हुई गलती। हम अभी की बात करें ना, अभी की हम बात करें। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे गलत हुआ है, उन्होंने सॉरी बोल दिया। यही तो महानता होती है, अपनी गलती को स्वीकार लेना जब से गलती हुई है, और अब सही स्वीकारने में चलेंगे हम लोग। आखिर सदाकत का मतलब होता है सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता। तो कांग्रेस तो हमेशा के रास्ते पे यकीन करती आई है, ऑलवेज। के लिए हम हैं, आई एम फॉर। सारा काम मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा जनता के लिए। कैसे कनेक्ट होंगे आप? पलायन और बेरोजगारी ये मुख्य मुद्दा दिखाई तो दिया पद यात्रा में। हालांकि अभी तेजस्वी यादव को मैं सुन रही थी, हाल ही में वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने भी पलायन और बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताया। तो इस मामले में तो लग रहा है कि महागठबंधन जो है वो एक ही ट्रैक पे है, लेकिन पलायन और बेरोजगारी को आप जनता के बीच में और कैसे लेके जाएंगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन कांग्रेस का हो सकता है? तो जनता के बीच में जाना है, वो जिस माध्यम से जाए भाई, पदयात्रा के माध्यम से जाए, चौपाल करे। तो चौपाल करने के लिए भी कल राहुल ने कहा है, तो चौपाल कीजिए, सब जगह जाइए, मिलिए सबसे। ये माध्यम जो भी हो, मकसद एक ही है। अच्छा, मकसद एक ही है। महेश दास जी जरा जवाब दीजिए। जेडीयू से प्रवक्ता महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आप लोग तो जब राहुल गांधी बोल रहे थे पद यात्रा में, तो आप उसका टाइमिंग कैलकुलेट कर रहे थे। राजीव रंजन साहब कह रहे थे कि 24 मिनट में आप कहाँ युवाओं की बात कर पाएंगे? देखिए दिव्या जी, राहुल गांधी जी कल आए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में,
और 85% आबादी दलित, पिछड़ा, महादलित, महिला और अल्पसंख्यक को अपमान करते हुए उन्होंने नीच जाति तक कह दिया। आप समझिए कि जिस संविधान की बात करने आए थे वो उसी संविधान को असंवैधानिक शब्द प्रयोग करते हुए पूरे बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया है राहुल गांधी जी ने। और ये रोजगार और पलायन पे क्या बात करते हैं, इन्हीं के समर्थन में ना तो सरकार चल रही थी, उसी समय बिहार को खटारा बना दिए थे। तो इन लोग रोजगार और पलायन की बात क्यों करते हैं? इन लोगों का कभी नियत और नीति कभी रहा ही नहीं है कि विकास और रोजगार हो। इन लोगों का काम ही है सिर्फ जनता को ठगना और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना। तो इन लोगों को बस कहिए आराम करे, बाय बाय, जनता इन लोगों को कर चुकी है। बिहार के जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं, हमको लगता है कि हर एक क्षेत्र में हर एक तबका के साथ न्याय के साथ विकास किया है उन्होंने। और बिहार की जनता जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ 2025 में फिर से 225 सीटों के साथ सरकार, हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन लोग को कहिए कि आराम से इन लोग जाके आराम करें। राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ बिहार आते हैं और बिहार ऐसे भी राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां गए हैं साफ करके चले गए हैं। और इन लोगों की गठबंधन का जहां तक बात है, महागठबंधन का, इन लोगों में तो खुद ही सिर फुटअव्वल चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस का सीएम बना दीजिए, तो कोई कह रहे हैं उधर आरजेडी का सीएम बना दीजिए। तो इन लोगों में तो खुद ही तालमेल नहीं है। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे भी इन लोगों से बिहार की जनता कोई भी उम्मीद करती नहीं है। ये तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। आप भी अभी कहाँ निर्णय दे पाए हैं कि कौन होगा सीएम चेहरा? कह तो रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ होगा, क्या कह सकते हैं? अरे भाई, हम लोग को एकदम एनडीए का स्पष्ट है दिव्या। बहुत जल्दी एनडीए में, जेडीयू में बहुत जल्दी वहां से लोग भाग रहे हैं। अब बहुत जल्दी एक्सप्लोर होने वाला है। सौरभ से मैं चाहूंगी, चर्चा में शामिल हुई है सौरभ। जिस तरीके से ये कह रहे हैं महेश दास जी कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? हम लोग तो बिहार में हर एक जिला में एनडीए का साझा कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिया है। ऑलमोस्ट एक आध जिला बचा हुआ होगा। इन लोग दिव्या, ये कहने की बात है केवल कि एनडीए में सब कुछ, सुन लीजिए दिव्या, ये केवल कहने की बात है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ठीक ठाक जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिन पहले हम सबने सुना था कि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। और अभी भी बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे ये कोई नहीं कह रहा है। जबकि 2020 में ऐसी स्थिति और ऐसे हालात नहीं थे। 2020 में पहले ही यह अनाउंसमेंट हो चुका था, घोषणा हो चुका था कि चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और चुनाव के बाद सीटें चाहे जिस भी दल को जितनी भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई है, स्थिति बदल गई है। इस बार बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि सीटें चाहे बीजेपी की ज्यादा हो या जदयू की ज्यादा हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई नहीं कह रहा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अनामिका जी, अब आप जरा चर्चा में शामिल हुई है। अनामिका पासवान जी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी, देखिए सौरभ जी बता रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो कम से कम मैंने बहुत ही गहनता के साथ सुना है। सौरभ जी को भी सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनको भी सुना है, और हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम भी हैं उन्होंने अटल जी की बातों को दोहराया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी राह पे अभी चल रहे हैं। अभी हमारे एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और अभी तक बिहार के या
राष्ट्रीय स्तर के किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। ये आप आकलन कर रहे हैं और आकलन पे सरकारें नहीं चलती है। और अभी भी वर्तमान में भी, पहले भी और आगे के लिए भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही मुखिया है एनडीए के बिहार में, ये आप मान लीजिए। अब बात रही कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने खुद ही कबूल लिया कि भाई हमारा जो अस्तित्व खड़ा करने का प्लान है वो अस्तित्व खड़ा कर रहे हैं। तो वो मान चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो चुकी है। और राहुल गांधी जी जितनी बार बिहार की पावन धरती पर आएंगे उतनी बार महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी नुकसान है। तीसरी बार वो आए हैं, आप याद कीजिए 18 जनवरी को भी आए थे, 5 फरवरी को भी आए थे वो, और क्या उन्होंने कहा था उस समय सभी को पता है। और जिनकी जयंती में आए थे, जो दलित समाज के बहुत बड़े लीडर थे, जगलाल चौधरी जी, उनका नाम लेना मन से भूल गए थे। और आज इन्हें दलित और पिछड़ा याद आ रहा है। जब 55 वर्ष शासन में रही कांग्रेस तब तो नहीं याद आया, तब तो इनकी जो मर्जी थी वो ये कर रहे थे। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि संविधान कब बना। वो कह रहे हैं कि 1947 में बना, 1000 वर्ष पहले ही बन चुका था। तो जिस व्यक्ति को संविधान का नॉलेज नहीं है कि कब बना, कब लागू हुआ, वो संविधान की बात करते हैं। और जो कांग्रेस के लोग ज्ञान बांट रहे हैं, हम दलितों के लिए कर रहे हैं, हम नौकरी के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, बिहार में तो नौकरी ही नौकरी बढ़ रही है, आपको दिख ही नहीं रहा है। और आज आप पलायन रोकने की बात करते हैं, तो यही वो कांग्रेस है और यही वो आरजेडी है जिनकी वजह से बिहार के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति ने पलायन किया था, ये सभी को पता है। और आज अगर बिहार में सड़कें चमक रही हैं, घर घर बिजली पहुंच रहा है, गरीबों के यहाँ अनाज पहुंच रहा है, सारी सुविधाओं से लैस है बिहार, तो इनको अब बिहार के दलित याद आ रहे हैं। राहुल गांधी जी दलित दलित कह रहे, वो भूल गए हैं कि उन्हीं के पिताजी का स्टेटमेंट था 1985 का, राजीव गांधी जी का। उन्होंने ही कहा था कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। ये किसका स्टेटमेंट था? और नेहरू जी, उनके नाना जी, उन्होंने क्या कहा था कि आरक्षण देश की अकुशलता को बढ़ावा देता है, दोयम दर्जे की ओर ले जाता है। और इंदिरा गांधी ने तो मंडल कमीशन में अपने लॉ मिनिस्टर को यहां तक कह दिया था उसके बारे में कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये लोग आज आरक्षण और दलित समाज की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि संविधान की धज्जियां कब कब इंदिरा गांधी ने और नेहरू जी ने उड़ाई, ये सभी लोग जानते हैं। 35 बिल पास हुआ, ना राज्यसभा में पेश हुआ, ना लोकसभा में पास हुआ। और कैसे पास हो गया भाई? छुप छुप से। ये कैसा कानून था कांग्रेस का? इमरजेंसी लाया आपने, और आज इमरजेंसी लाने वालों के नाम पर लालू जी नेता बने और आज वो कांग्रेस के हिमायती हैं। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन इनके गठबंधन को देख के तो हमको एक गाना याद आ रहा है, देख जमाने की यारी बिखरे सभी बारी बारी। ये लोग तो बिखर रहे हैं। राहुल गांधी जी 2 बार आए, आरजेडी के किसी भी नेता से संपर्क नहीं किए। अब लालू जी के यहाँ दावत इफ्तार होता है और कांग्रेस के कोई बड़े लीडर पटना में मौजूद होते हैं, लेकिन उनके यहाँ नहीं जाते। तो ये तो साफ जाहिर है। और ये पर सवाल आप कैसे उठा सकते हैं? अभी अभी आपने देखा कि हमारे एनडीए के जितने घटक दल है, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन चला पूरे बिहार में। अभी ठीक कहा हमारे महेश दास जी ने, कोई एक जिला शायद बचा है। तो हम तो परिवार की तरह रह रहे हैं और ये अपने गठबंधन में ही गठबंधन कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि मुकेश सहनी अलग है, कांग्रेस अलग है, और कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बाद में तय करेंगे। हमारे गठबंधन से तो किसी ने ऐसा नहीं कहा। हम तो मान रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। और राहुल गांधी का जो सम्मेलन था कल, उसमें जो लोग लाए गए थे पकड़ पकड़ के, उनको ये कहा गया था कि नोनिया समाज का ये सम्मेलन है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन है और राहुल गांधी इसके मुख्य अतिथि है। और पब्लिक जा रही है, मीडिया को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था।
मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे थे राहुल गांधी जी। और ये राहुल गांधी जी आएंगे अपने बार बार अस्तित्व को तलाशने के लिए, तो जितनी बार आएंगे उतनी बार कांग्रेस की जगहसाई होनी तय और एनडीए को फायदा होना भी तय, क्योंकि इन्हें अभी तक संविधान के बारे में इन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है वो क्या कहता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा कही जाती थी, उसको तार-तार कर दिया और आज ये संविधान लेकर घूम रहे हैं। अनामिका जी तक और सौरभ भैया, सबसे बड़ी बात है कि हमारे गठबंधन वाले सोच ले कि उनका क्या होने वाला है। और हम तो 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और 2025 में 225। अनामिका जी शांत हो जाइए, अनामिका जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरुण यादव जी, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया कि भाई कह रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ, आरजेडी के कोई नेता साथ खड़े नजर नहीं आए। बीजेपी के पास और कुछ क्या है बोलने का? बोलने के लिए कुछ है? अभी प्रवचन दे रही थी संविधान पर, आरक्षण पर, जिनके पुरखों ने संविधान का विरोध किया, आजादी का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। भाजपा और संघ के डीएनए में ही है दलितों का विरोध, पिछड़ों का विरोध, अति पिछड़ों का विरोध। ये लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे। अरे राहुल गांधी जी बिहार आए अपने संगठन के कार्यक्रम में, तो कितनी खुशी की बात है। मुद्दे आधारित बात कर रहे थे, पलायन के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर। तो इसमें एनडीए के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आ जाए तो पर भी पेट में दर्द, नहीं आए तो पर भी पेट में दर्द तो आपको हो रहा है जब नौकरी बांट रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। अनामिका जी, मैं बोले थे अनामिका जी, पानी है तो बगल में पी लीजिए, नहीं तो बेचैनी की बीमारी है तो इलाज करा लीजिए। अरे इलाज तो आप लोग जाकर अपना कराइए। नहीं, ऐसे तीखा टिप्पणी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सौरभ जी, आप दोनों अगर इनको कंट्रोल करने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही, मैं तो मिनटों में कंट्रोल कर बोलिए। तो इसलिए दिव्या जी, जो हमारा मूल सवाल है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का क्या मुद्दा है, क्या संकल्प है? बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भूखमरी, नौकरी। और आज हमारे सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उस संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं मजबूती के साथ। ये तो जायज सवाल है बिहार के सामने। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17-18 साल से एनडीए यहाँ सरकार में है। पलायन की क्या स्थिति है? भारत सरकार ने कहा राज्यसभा के अंदर, जब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने सवाल उठाया पलायन को लेकर, प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं रोजगार के खोज में। 2 दशक से यहाँ सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से केंद्र में भी एनडीए की सरकार, उसके बावजूद भी एक सुई की फैक्ट्री नहीं। बेरोजगारी चरम पर। 17 माह का सेवा काल जो महागठबंधन की सरकार था, जिस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी थे, उनके प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी मिली। 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए। जाति आधारित सर्वे हुआ। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया और उन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को भारत सरकार को भेजा गया। क्या आप इसे नौवीं अनुसूची में लेकिन एक मिनट, क्या किया भारत सरकार ने? ये पिछड़ों की हिमायती बनते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं। क्यों नहीं संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया? अगर शामिल कर लिया जाता तो आज आरक्षण का लाभ मिलता बिहार के नौजवानों को। 16% का नुकसान हो रहा है। डर नहीं आता इन भाजपाइयों को और नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जी पर तो मैं
आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उनका भी अंतर आत्मा अब भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया। वो भी संघ और बीजेपी के विचारधारा को आत्मसात कर लिए। वो तो एक प्रकोष्ठ के रूप में बन के रह गए। लेकिन बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुआ बिहार में? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार को उद्योग धंधे क्यों नहीं मिला? इसके लिए कौन जिम्मेवार? अगर कुछ कहेंगे तो कहेंगे जंगल राज, जंगल राज। अरे एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए ना, 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार, 1 लाख अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी डकैती की घटना सामने है। महिलाओं के पैर में कील ठोकी जाती है। ये बिहार, ये आंकड़ा एनसीआरबी का बोल रहा है। इन लोगों को मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, साक्षरता दर में देश में बिहार कहाँ खड़ा है? अंतिम पायदान पर। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर बिहार खड़ा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार? नहीं, लेकिन अरुण जी ये बताइए कि जो सीटों का बंटवारा होगा, जिस तरीके से आप राहुल गांधी के दौरे को एक मजबूती के साथ खड़ा होना बता रहे हैं, खुशी का मौका बता रहे हैं, संतुष्टि बता रहे हैं, तो जब सीटों का बंटवारा होगा और कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, तब भी आपका यही रिएक्शन रहेगा? दिव्या जी, हम लोगों का सीटों के कारण और सीट शेयरिंग के सवाल पे गठबंधन नहीं है, विचारों का गठबंधन, मुद्दे लेकिन प्रैक्टिकल बात भी तो बिहार को मैं पढ़ रही थी, मैं बता रहा हूँ कि जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, वो भी 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस की भी ऐसी कुछ डिमांड लगती है, आरजेडी 150 से ज्यादा सीटों की। तो कैसे होगा भाई? 243 का आंकड़ा है ना। दिव्या जी, जायज डिमांड है, हर एक पार्टियों को करनी चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, यहाँ तो लोकतंत्र है ना। भारतीय जनता पार्टी एनडीए थोड़े, जब हमारे तमाम सीनियर लीडर महागठबंधन के एक साथ बैठेंगे तो सारी चीज सामने आ जाएगा, हल हो जाएगा। सुन रहे हैं अब, हम भी उन्हें सुन लेते हैं, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। संकल्प, समर्थन और संघर्ष के साथ कांग्रेस गुजरात में अधिवेशन कर रही है। आप उस अधिवेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिहार को लेकर क्या कुछ नई रणनीति बनेगी और कांग्रेस कितनी मजबूत होगी आने वाले समय में? क्या आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए दिव्या जी, मैंने चारों प्रवक्ता हमारे बंधु का मैं गंभीरता से सुन रहा था। मैं वन वे हूँ, इसके लिए यदि कुछ त्रुटियां हो रही होगी आप लोगों के डिबेट में तो क्षमा चाहता हूँ। और बाकी मैं गंभीरता से सुन रहा था, सौरभ जी को भी सुना, विनोद जी को भी सुना, अनामिका जी को सुना और जदयू और हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। और यह अधिवेशन कांग्रेस का, यह जो डबल इंजन की सरकार है, आगामी इसी वर्ष बिहार में चुनाव है, यह अंतिम किल है। इस बिहार के लिए जो डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार का जो एक तरफ से केवल साइलेंसर से धुआं जो निकल रहा है और इसका लाइन एंड पिस्टन बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई के यात्रा किए कि इन लोगों को 400 पार का सारा करा दिया, सब कुछ समाप्त हुआ और 240 पर आ गए। यह अधिवेशन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र को आंतरिक संगठन के साथ साथ देश की तमाम हित की बातों का वहां पर चर्चा होगा। पार्टी के सभी तमाम नेता बैठेंगे और पार्टी देश के लोगों का, आम गरीब का, आम लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, सभी सर्वधर्म का, सभी जात का, कैसे हम इस देश में मान सम्मान, रोजगार सब कुछ दिलाएं। देश की सत्ता पर जो लोग बैठे हैं उनका कान आंख खोल करके देश की तरक्की कैसे कराई जाए, यह अधिवेशन में सब कुछ तय होगा। और उसको लेकर के
वहां अधिवेशन के बाद पार्टी जो है जमीनी कार्यकर्ताओं तक आएगी। रही बात ये डिबेट में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्यों दर्द होने लगता है जब राहुल गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार आते के साथ भाजपा और एनडीए के लोगों को, जदयू के लोगों को दर्द क्यों होता है? भैया वो नेता है, देश के नेता है, आपके प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, अमित शाह जी हर जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, तब तो कभी कांग्रेस के लोगों ने सवाल नहीं पैदा किया, खड़ा नहीं किया, कभी राजद के लोगों ने, कभी विपक्ष के लोगों ने तो खड़ा नहीं किया, कभी कुछ बोला नहीं। आप क्यों परेशान होते हैं? क्या आप वही लोग हैं जहां अति पिछड़े की बात हुई? मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 1989 की मंडल कमीशन, इन्हीं के समर्थन से सरकार बनी थी। राजा के नाम पर राजा हमारे डीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया। इस चीजों को धूमिल करने के लिए इन लोगों ने कमंडल को लेकर के सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाला। इस देश को उन्माद और समझिए कि आपसी झगड़े के रूप में इन्होंने आग के हवाले किया और कमंडल को लाया, और अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन बनने का काम उस समय भाजपा ने किया। इसलिए हम इन लोगों से आग्रह करेंगे, तमाम प्रवक्ताओं से, कि आपके अंदर जब आप लोगों को इंटरनल बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक होती ही होगी, जब बैठक हो तो याद दिलाइएगा कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि है तो भाजपा ही है, क्योंकि ये इन्होंने मंडल के खिलाफ कमंडल लाया था। एक बार अपने वरिष्ठ सहयोगी सौरभ से ले लूं। सौरभ, अब क्या लग रहा है, चर्चा का लबोलबाब क्या सामने आ रहा है? और साफ तौर पर ड्राइविंग सीट पर महागठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस बैठने की कोशिश तो कर रही है, तो क्या इन पदयात्राओं या फिर इन सम्मेलनों द्वारा वो अपने इस इंडिया गठबंधन की एकता बनी हुई है, बनी रहेगी ड्राइविंग सीट पर कोई रहे। बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव, जी दिव्या मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव का जब चुनावी प्रचार चल रहा था बिहार में, तो राहुल गांधी आए थे और उस वक्त तेजस्वी भी उस सभा में शामिल हुए थे। और राहुल गांधी बैठे हुए थे, एक जीप थी, खुली टाइप का जीप था, और उसमें ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हुआ करते थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव इस साल होना है, तो परिस्थिति और स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब महागठबंधन के नेता ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वो ये कह रहे हैं कि समय आने पर जब बैठक होगी तब तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। कांग्रेस के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा तेजस्वी यादव होंगे ये कोई नहीं कह रहा है। सारे नेता ये कह रहे हैं कि जब बैठक होगी, जब सारे सीनियर नेता एक साथ बैठेंगे, तब तय होगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बदल गई और एक नए समीकरण के साथ वो बिहार में इस बार उतरना चाह रही। इस बार कांग्रेस पिछड़ों की बात कर रही है, अति पिछड़ों की बात कर रही है, दलित की बात कर रही है, अल्पसंख्यक की बात कर रही है। इसके पहले कांग्रेस जो है वो सवर्णों की बात करती, लेकिन इस बार जो फोकस है वो दलितों पर है, पिछड़ों पर है। और अगर बिहार में अगर देखें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक किसके पास है? वो नीतीश कुमार का माना जाता है, जदयू का माना जाता है। यानी आप सिंधवाड़ी कहां कर रहे हैं? नीतीश कुमार की पार्टी। अब इसमें कांग्रेस सफल होगी नहीं सफल होगी ये बात की बात है। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि MY समीकरण की पार्टी, यानी यादव और मुस्लिम जो है वो वोट बैंक माना जाता है आरजेडी का। राहुल गांधी मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मुद्दा उठा रहे हैं पलायन का, मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का, मुद्दा उठा रहे हैं नौकरी का, जो सालों से तेजस्वी यादव मुद्दा उठाते रहे। यानी राहुल गांधी अब इस बात से परहेज नहीं कर रहे हैं कि जो मुद्दा आरजेडी के तरफ से उठाया जा रहा है उस मुद्दे को हमें नहीं उठाना है। अब वो मुद्दे भी राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर कांग्रेस मजबूत,
और मुद्दा जो है वो कांग्रेस के मन से उठाया जाए। ठीक है। वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे सहयोगी पार्टी अगर इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो हम उस मुद्दे से परहेज करें। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार कांग्रेस चाहती है कि जो भी जरूरी मुद्दा है बिहार के लिए, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो या पलायन की बात हो, वो कांग्रेस चाहती है कि हम अपने मन से, अपने पार्टी के मन से मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के बीच जाए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक नई सोच के साथ और नए क्लेवर के साथ इस बार बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा नहीं होगा, ये जो नतीजे हैं 2025 के वो तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जरूर है कि ग्राउंड पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस नए प्रयोग के साथ जरूर मजबूत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, और आपको सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का। और साफ तौर पर कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर उसने गेयर चेंज नहीं किया तो गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा, और ऐसे में महागठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस पूरी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। फिलहाल आप और हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 24 का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।